स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी उसमें मैकेनिज्म गवर्न होते हैं वो सारी बातें हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से लेस बट इंसुलेटर से ग्रेटर होती है, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के कैटेगरी में रखते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स नोट्स में लिख रखे हैं, इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ और आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगे क्योंकि अभी आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल के से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो अभी इस पॉइंट्स को आप सुन लीजिए, बाकी जैसे जैसे आप लेक्चर आगे पढ़ते जाएंगे ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दीज आर मटेरियल यूज्ड टू डिजाइन डिवाइसेस विच कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मटेरियल्स। मीन्स बच्चों सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने जो डिवाइस होते हैं उन डिवाइसेस की मदद से हम मटेरियल के अंदर चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को, या आप यूं कह लें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको मैं सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको डायोड, और आपको मैं बताऊंगा कि डायोड का यूज करके कैसे हम उसमें फ्लो होने वाले करंट को या उसमें फ्लो होने वाले चार्ज पार्टिकल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अभी आप चुपचाप सुन लीजिए इन पॉइंट्स को, और जब आप सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ेंगे तब आपको एकदम अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर चार्ज के फ्लो जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक रूल से, स्पेसिफिक मैकेनिज्म से गवर्न होते हैं। और वो मैकेनिज्म क्या होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज के फ्लो को गवर्न करने वाले, उसको हम इस पूरे यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, आपने जिन जिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का नाम सुना होगा वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या गैजेट्स सेमीकंडक्टर मटेरियल या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन में जो सर्किट लगा हुआ है या फिर जो चिप आप इस्तेमाल करते हो, मेमोरी कार्ड जो इस्तेमाल करते हो, सब सेमीकंडक्टर डिवाइस से डिज़ाइन किया गया है। कैलकुलेटर भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से डिज़ाइन किया गया है। मीन्स आपका कंप्यूटर हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, मीन्स जो भी आप अपने आजू बाजू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स देख रहे हो, सब के सब बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाए गए हैं। ओके, अगला पॉइंट है कि अब यहाँ से आपका पहला टॉपिक शुरू होता है इस यूनिट का, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर, एंड थर्ड एंड अ न्यू टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। बच्चों कंडक्टर सब लोग जानते हो कि ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो कर जाता है, मीन्स जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं? हमें उस मटेरियल को कंडक्टर की कैटेगरी में, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मटेरियल कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो सब बच्चे जानते हैं, इंसुलेटर में बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो नहीं करती है, मीन्स उसका कंडक्टिविटी 0 होता है, कोई कंडक्शन नहीं होता है इंसुलेटर के अंदर। फॉर एग्जांपल पेपर, माइका, वुड, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो तीसरे टाइप का मटेरियल है जो कि बिल्कुल एडवांस्ड मटेरियल है, वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल,
और इस मटेरियल की मदद से हमारे पूरे लाइफ में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया। बच्चों, आपको पता नहीं होगा कि जो हमारे कंप्यूटर आज हमारे जेब के अंदर हैं, वो आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के साइज के बराबर होते थे। आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनका साइज बहुत बड़ा होता था। बट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जब से हमारे लाइफ में आया, जब से हमारे जीवन में आया, इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साइज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस और बहुत सारे फीचर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में आ गए विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो हम इस यूनिट में यही देखने वाले हैं कि क्या ऐसी इसकी खास बात होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो ये सारे फीचर्स रखता है, कैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साइज को सेमीकंडक्टर मटेरियल ने रिड्यूस कर दिया, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हम इस यूनिट में देखेंगे। तो बच्चों, सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम बट इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एंड सो ऑन, बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आपको मैं आगे डिस्कशन करवाऊंगा। तो अभी जो मैंने नाम लिया उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लो। अब हमें आज के लेक्चर में ये जो तीनों सॉलिड मटेरियल्स हैं इनके एनर्जी बैंड डायग्राम पे चर्चा करनी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। अब ये एनर्जी बैंड डायग्राम है क्या? एनर्जी सब बच्चे जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, बट इस एनर्जी के साथ एक बैंड टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों, ये जो पूरा टर्म है एनर्जी बैंड, ये एक एनर्जी के रेंज को रिप्रेजेंट करता है। बैंड का मतलब हो गया रेंज, और चूंकि ये एनर्जी का बैंड है इसलिए ये एनर्जी बैंड एक रेंज ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? रेंज ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी का एक मिनिमम लेवल होगा और एक मैक्सिमम लेवल होगा, या हाईएस्ट लेवल भी आप बोल सकते हो। तो ये जो पूरा रेंज है, इस पूरे रेंज को हम क्या कहेंगे बच्चों? एनर्जी बैंड के नाम से इसको हम पुकारेंगे, एनर्जी बैंड। ओके, तो हमें एनर्जी बैंड क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब इन सॉलिड मटेरियल्स के लिए इस एनर्जी बैंड को हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, और उस डायग्राम की मदद से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो तीनों मटेरियल अभी जो मैंने नाम लिया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनकी कंडक्टिविटी में कैसे फर्क आ जाता है, कैसे कंडक्टर की कंडक्टिविटी, या आप यूँ कह लें कि क्यों कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की बिल्कुल नहीं होती है, और सेमीकंडक्टर की दोनों के बीच में होती है। जब आप इन तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम को बना लोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। ओके, अब सवाल ये है कि इनके एनर्जी बैंड डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट इनका एनर्जी बैंड डायग्राम बना के आपको रटवा सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम आता कहाँ से है, कैसे हम इसको एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड मटेरियल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक सॉलिड मटेरियल के सिंगल एटम का एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे कि कैसे हम उस सिंगल एटम का एनर्जी बैंड डायग्राम स्केच करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है? अब हमें ये डिस्कस करना है कि किसी एक एटम का, किसी सिंगल एटम का एनर्जी बैंड डायग्राम हम कैसे स्केच करेंगे। ये अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप सॉलिड मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाना है इसको आप चुटकियों में समझ जाओगे। ओके, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिंगल एटम।
तो सब बच्चे जानते हैं कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो होता है बच्चों U इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाई R। ओके, ये चीज आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते हो कि कोई भी दो चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो उस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो होता है माइनस के Q1 Q2 बाई R। तो बेसिकली ये जो U है बच्चों वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, मीन्स इस पूरे सिस्टम में माइनस के Q1 Q2 बाई R एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। ओके, अगर हम बात करें किसी एटम की, अब इस एटम के लिए अगर आपको इसके एनर्जी को अगर एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको एटम का प्रपोज्ड मॉडल बनाना होगा। एटम का जो प्रपोज्ड मॉडल है, सब बच्चे जानते हैं कि एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, मीन्स इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं या आप सेल कह सकते हो इन्हें, और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं। ये हो गए इस एटम के लिए ऑर्बिटल्स। अगर मैं बात करूं बच्चों इस और सेल की, तो ये जो सेल है ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है, या आप यूं कह लो कि सबसे आउटर मोस्ट सेल है। ये न्यूक्लियस से सबसे दूर वाला जो सेल होगा दैट इज नोन एज आउटर मोस्ट सेल, या इसे वैलेंस सेल के भी नाम से हम जानते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। और इस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, अगर मुझे इन सेल के इन ऑर्बिटल्स के एनर्जी को लिखना है तो हम कैसे उस एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे, उस एनर्जी को कैसे लिखेंगे, आइए उसको हम समझते हैं। सपोज बच्चों इस न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस r पे कोई इलेक्ट्रॉन जो कि इस ऑर्बिटल में रिवोल्यूशन कर रहा है, तो हम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि U इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाई R। तो R तो हमें पता चल गया, लेकिन ये जो दो चार्ज हैं उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो बच्चों यहाँ जो हमने लिया है वो इलेक्ट्रॉन लिया है, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी को लिखने वाले हैं। तो एक तो चार्ज हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन, और सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, E होती है। मीन्स Q1 की वैल्यू क्या हो गई, E इज इक्वल टू द 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, सब बच्चे जानते हैं ये। अब इससे r डिस्टेंस पे न्यूक्लियस है, और सब बच्चे जानते हैं न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मीन्स यहाँ सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और सब बच्चे जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अब सवाल ये है कि इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा। ये तो तय है कि भाई पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों सपोज हमारा जो ये एटम है वो है X, और उस एटम का एटॉमिक नंबर है Z, और मास नंबर है A। और सब बच्चे जानते हैं कि जो एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम बात करें इस X एटम की,
तो इस X एटम में बच्चों कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे? Z। अब इस न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना होगा? तो इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक प्रोटॉन के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और सब बच्चे जानते हैं कि एक प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है? प्लस ई होती है। प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बिल्कुल इक्वल होता है, बट साइन में अपोजिट होता है। यानी कि यहाँ जो चार्ज की वैल्यू आएगी न्यूक्लियस पे, ई तो हो गई बच्चों एक प्रोटॉन की, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसमें? Z है। यानी Q2 की वैल्यू क्या हो गई? Z। और इन दोनों के बीच का हमने सेपरेशन क्या लिया है? R लिया है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इस इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी की, या पूरे इस एटम के पोटेंशियल एनर्जी की फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के Q1 Q2। तो Q1 Q2 आप करोगे तो ZE स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर दिस एटम विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जब आप केमिस्ट्री में किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसका ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों आता है 1s, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फिर 2p में करते हो, फिर 3s में करते हो, एंड सो ऑन, ऐसे करते जाते हो। मीन्स जो सबसे पहला ऑर्बिटल होगा बच्चों वो होगा 1s, सेकेंड ऑर्बिटल क्या होगा? 2s, थर्ड ऑर्बिटल क्या होगा? 2p, फोर्थ ऑर्बिटल क्या होगा? 3s। यानी अगर मैं बात करूं बच्चों इस ऑर्बिटल की, तो ये कौन सा है? 1s है। ये वाला कौन सा है? 2s है। ये वाला कौन सा है? 2p है। इसके बाद भी अगर कोई ऑर्बिटल होगा तो वो कौन सा होगा बच्चों? 3s होगा। अब ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, वो न्यूक्लियस से डिफरेंट डिस्टेंस पे है। मीन्स हर एक ऑर्बिटल के लिए इस r की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब जब r की वैल्यू डिफरेंट होगी बच्चों, तो इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। मीन्स यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। अब डिस्टेंस के साथ इन इलेक्ट्रॉनों की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स या विथ रिस्पेक्ट टू r को हम ग्राफ पे अगर शो कर दें, तो वो जो ग्राफ बन के आएगा, दैट ग्राफ इज नोन एज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिंगल एटम। ओके, तो चलिए आइए स्केच हम करते हैं। तो हमने u की वैल्यू क्या निकाली बच्चों? माइनस के Q1 Q2 बाई R। हमें क्या करना है भाई? हमें ग्राफ स्केच करना है बिटवीन R एंड U। तो इस एक्सिस पे हम लेते हैं R को और इस एक्सिस पे हम लेते हैं U को। इस U को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं इस वाला एक्सिस। ओके, अब बच्चों अगर हम R के रेस्पेक्ट में U को स्केच करें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। आप देखो ना, यहाँ पे U प्रोपोर्शनल टू -1/r है। सोचो अगर ये माइनस नहीं होता तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता, बट इस माइनस की वजह से इस ग्राफ का मिरर इमेज हो जाएगा अबाउट R एक्सिस। तो U और R के बीच का जो ग्राफ आएगा बच्चों वो आएगा इस तरीके से। ओके, तो ये तो पॉजिटिव R के लिए आया। अगर हम नेगेटिव R के लिए स्केच करें तो ये भी एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे आएगा। सॉरी,
ये ऐसे है, ठीक। अब ये जो ग्राफ बन के आया दैट इज नोन एज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिंगल एटम, ठीक। अभी आप एकदम परेशान ना होइए, आप जो मैं कह रहा हूं और मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ है उसको आप कायदे से पढ़ते जाइए, ठीक है। तो पहले आप अभी मुझे सुन लीजिए, फिर आप नोट्स बाद में पढ़ना, ओके। तो ये हमने बच्चों ग्राफ स्केच कर दिया U और R का। यहां क्या है, अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे बच्चों क्या है, न्यूक्लियस है, क्योंकि यहीं से हम डिस्टेंस ले रहे हैं। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस के लिए R की, तो R क्या होगा बच्चों, 0 होगा, तो ये एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए जगह 0 पे एनर्जी कहाँ को जा रही है, इनफाइनाइट। मीन्स ये वाला क्या है बच्चों, न्यूक्लियस का पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। ये न्यूक्लियस का पोजीशन हुआ। अब इस न्यूक्लियस से डिफरेंट डिस्टेंस पे एनर्जी लेवल को जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी लेवल आएगा वो फर्स्ट ऑर्बिटल का होगा, जिसको हम 1s कहेंगे। उसके बाद 2s, फिर 3s, 2p, फिर 4s। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एनर्जी को देखें तो ये आएगा, ये यहाँ पे। इसके करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी को देखें तो यहाँ पे आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को देखें, आप देख लो यहाँ पे आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को देखें तो यहाँ पे आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को देखें तो यहाँ पे आ रहा है। अब ये हो क्या रहा है, इसको जरा हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे ये 1s है, ये क्या है 2s है, ये वाला क्या है 2p है, और ये क्या है 3s है, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, ये जो एनर्जी लेवल का सेपरेशन है वो बहुत कम होता जा रहा है। आप देखो तो 1s और 2s के बीच अगर हम गैप को देखें तो ये गैप इतना है। 2s और 2p के बीच एनर्जी के लेवल के गैप को देखें तो इतना है। 2s 3s को देखें तो गैप इतना है। अगले वाले से 3s का देखें तो इतना है। मीन्स जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, एनर्जी के लेवल एक दूसरे से क्लोज होते जाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो ये हो गया सिंगल एटम का एनर्जी बैंड डायग्राम। अब जरा अपने नोट्स में चलते हैं और वहां से चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की सब इस नोट्स में लिखा हुआ है, आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए मैंने ये ग्राफ स्केच किया हुआ है, और जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको स्केच करके शो किया। तो यहाँ देखो ये 1s 2s का एनर्जी लेवल, 2p का एनर्जी लेवल, 3s का एनर्जी लेवल। मीन्स जैसे जैसे ऑर्बिटल्स दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से, उनके एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्या होते जा रहे हैं, बहुत ही क्लोज होते जा रहे हैं। तो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिंगल एटम। ओके, अब हम दो एटम के लिए एनर्जी डायग्राम की बात करेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड एटम। ठीक है, तो अभी हम मानते हैं कि जो दो एटम का एनर्जी बैंड डायग्राम है, वो जो दो एटम है वो एक दूसरे से स्पेस कुछ सफिशिएंट सेपरेशन पे है, उन दोनों के बीच प्रॉपर स्पेस है। तो अगर उन दोनों के एनर्जी बैंड डायग्राम को अगर हम स्केच करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर ये दोनों एटम एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाए, मीन्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाए, बहुत ही पास आ जाए एक दूसरे से, मीन्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस माइक्रोमीटर रेंज का हो जाए, तो बच्चों ये जो एनर्जी लेवल है
वो एक दूसरे के, सॉरी, ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। और जब ये दोनों एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके का एनर्जी बैंड डायग्राम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए आप कि जब ये एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होंगे तो यहाँ इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस x के नीचे के एनर्जी लेवल को हमें ऑब्जर्व करना है और x के ऊपर के एनर्जी लेवल को ऑब्जर्व करना है। ये जो नीचे और ऊपर के एनर्जी लेवल हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहे हैं। कैसे समझते हैं उसको बच्चों? x के नीचे के जो एनर्जी लेवल हैं वो बिल्कुल डिस्क्रीट हैं एक दूसरे से। इसके एनर्जी लेवल का इसके एनर्जी लेवल से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स इस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन इस एटम से ही एसोसिएट होगा, ऐसे ही इस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन एटम 2 के लिए उसी एटम से एसोसिएट होगा। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जो x पॉइंट है इसके ऊपर हैं, उनके एनर्जी लेवल को आप देखिए, वो एक दूसरे से क्या हो गए हैं, ओवरलैप हो गए हैं। ओवरलैप इन द सेंस इस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी लेवल है इस एटम का, इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स का और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स का वो कॉमन हो गया है। आप देख लीजिए, बात समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। मीन्स इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन जो इस एनर्जी लेवल में है उनकी एनर्जी क्या हो गई है, ओवरलैप हो गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इस एटम का इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू इस एनर्जी लेवल की, हम इस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, इस एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अब दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में आ गया। भाई ये जो 1s एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसी एटम के इन्फ्लुएंस में है। जरा इसके पहले समझते हैं, पहले वाले। यहाँ आप देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम में देखिए आप, जब ये दोनों एटम एक दूसरे से प्रॉपर स्पेस पे थे तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में वो उसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहे हैं। मीन्स उन इलेक्ट्रॉनों पे उसी एटम के न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, वो सब उस अपने ही एटम के न्यूक्लियस से बाउंड है। लेकिन यहाँ क्या सीन हुआ, यहाँ इनकी एनर्जी क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, मिक्स्ड हो गई इनकी एनर्जी। मीन्स अगर हम 3s के इलेक्ट्रॉन को देखें एटम 1 के लिए और एटम 2 के लिए, तो इन दोनों के एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बच्चों क्या हो गई, सेम हो गई। मीन्स अब ये जो एटम 1 का इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में है वो एटम 1 के इन्फ्लुएंस में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एटम 2 के न्यूक्लियस के भी इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या हो गई, इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एनर्जी ओवरलैप का मतलब उस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या हो गई, कॉमन हो गई। दो एटम के बीच में क्या हो गई, कॉमन हो गई। और जब एनर्जी कॉमन हो गई इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम 1 के अराउंड तो रिवोल्यूशन करेगा ही करेगा, एटम 2 के भी अराउंड रिवोल्यूशन करेगा। मीन्स एटम 1 और एटम 2 का एक कॉमन ऑर्बिटल हो जाएगा फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। जिन एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग हो रही है उनके इलेक्ट्रॉन एक कॉमन ऑर्बिटल में रिवोल्यूशन करने लगेंगे, और जो एनर्जी लेवल ओवरलैप नहीं हुआ है उनके एनर्जी उन एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल एटम के अराउंड ही रिवोल्यूशन करेंगे। मीन्स उनका जो ऑर्बिटल होगा वो इंडिविजुअल होगा और वो सिर्फ उसी एटम के इन्फ्लुएंस में होंगे। लेकिन जो ओवरलैप वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, वो एक कॉमन ऑर्बिटल में घूमने लगेंगे। मीन्स उन इलेक्ट्रॉनों पे जो इन्फ्लुएंस है वो उस एटम के साथ ही साथ होगा, साथ ही साथ दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में भी वो चला जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको।
तो मैंने जो कहा उसको हम एक बार पढ़ते हैं इस नोट्स में कि डिस्टेंस बढ़ने से ओवरलैपिंग क्या हो गई, बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन जो 3s ऑर्बिटल में है वो अब एक कॉमन ऑर्बिटल में, इन दोनों का दोनों एटम का जो कॉमन ऑर्बिटल है उसमें घूमने लगे, क्योंकि उनके एनर्जी लेवल क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन 2s 2p में है वो अभी भी उसी एटम के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड है, अभी भी वो अपने ही ऑर्बिटल में रिवोल्यूशन कर रहे हैं। मीन्स उनका ऑर्बिटल क्या है, इंडिविजुअल है, लेकिन इनके ऑर्बिटल्स क्या हो गए, कॉमन हो गए। ठीक, तो जो मैंने कहा वो यहां पे लिखा हुआ है। बात समझ में आई बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन्स एवब 3s ऑर्बिटल कैन मूव इन ऑर्बिटल ऑफ बोथ एटम्स। तो जरा इसको डायग्राम से समझते हैं इस बात को। यहां पे देखिए, जब दो एटम एक दूसरे से प्रॉपर स्पेस पे थे तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे था। अब जब ये एक दूसरे से करीब आ गए तो इनका जो एनर्जी लेवल ओवरलैप कर रहा है उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक कॉमन ऑर्बिटल में घूमने लगेंगे। अब जरा हम चेक करते हैं कि किस एनर्जी लेवल का ओवरलैपिंग का चांस ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से दूर होगा, मीन्स जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होगा उसका ओवरलैपिंग का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। आप यहां पे देखिए, ये जो 1s है, 1s वाला लेवल है वो न्यूक्लियस के करीब है, 2s वाला भी करीब है, लेकिन 3s वाला ऑर्बिटल वो न्यूक्लियस से काफी दूर पे है। तो ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगा, ऐसे ऑर्बिटल्स जो न्यूक्लियस से काफी दूरी पे होंगे उनमें ओवरलैपिंग का चांस ज्यादा होगा। मीन्स हम यूं कह लें, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर का मतलब ये वाला ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ओवरलैप होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये वाला जो एनर्जी लेवल है बच्चों, या ये वाला जो ऑर्बिटल है उसको आप क्या बोलते हो, वैलेंस शेल बोलते हो। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं उनके एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग होने का चांस क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आई? तो इसीलिए बच्चों यहां जो ओवरलैपिंग हुआ है, जो आउटर मोस्ट सेल है, मीन्स ऐसा सेल, ऐसा ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी पे है, उसी का ओवरलैपिंग हुआ है। बात समझ में आई? यानी कि अगर ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, वो इलेक्ट्रॉन अब एक कॉमन ऑर्बिटल में घूमने लगेगा। तो यहां पे देखिए, अगर ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का एक कॉमन ऑर्बिटल बन जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो। तो इस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस के, सॉरी, इस एटम 1 के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में तो है ही, साथ ही साथ दूसरे एटम के न्यूक्लियस के भी इन्फ्लुएंस में चला गया। बात समझ में आई? तो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड एटम्स। अब बच्चों अगर हम सॉलिड मटेरियल की बात करें तो सॉलिड मटेरियल्स में आप सोचिए कितने एटम्स होते हैं। तो जवाब है बहुत सारे एटम्स होते हैं, लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं। तो अगर मैं लाखों करोड़ों एटम्स के एनर्जी बैंड डायग्राम को यहां बनाऊं तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो मैंने क्या किया है बच्चों, कुछ एटम्स के एनर्जी बैंड डायग्राम को यहां बनाया है। और चूंकि सॉलिड मटेरियल के जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत कम होता है बच्चों, इसलिए उसके एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड डायग्राम भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करीब हो जाएंगे ऐसे। अब ये जो आउटर मोस्ट सेल वाला एनर्जी लेवल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वाला जो एनर्जी लेवल है वो ओवरलैप कर जाएगा। और जब वो ओवरलैप कर जाएगा मीन्स आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो कॉमन ऑर्बिटल में घूमने लगेंगे। तो पहले जब दो एटम था तो दो एटम का एक कॉमन ऑर्बिटल बन गया था। सोचिए अगर हजारों एटम्स होंगे तो हजारों एटम्स का एक कॉमन ऑर्बिटल बन जाएगा। बात समझ रहे हैं?
जैसे मैं आपको 4-5 एटम का एक कॉमन ऑर्बिटल बना के दिखाता हूं। सपोज हमारे पास 4 एटम्स हैं, तो ये एटम्स के न्यूक्लियस हो गए, और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये सबके अपने सेल हो गए। लेकिन मैंने कहा कि जो इनका आउटर मोस्ट सेल है, वो उसका जो एनर्जी लेवल है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये देख रहे हो, ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे सपोज इस एटम की अगर हम बात करें, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इसके अराउंड तो घूमेगा ही, साथ ही साथ बाकी एटम्स के अराउंड भी रिवोल्यूशन करने लगेगा, उनके न्यूक्लियस के अराउंड। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन का जो इन्फ्लुएंस है अब वो इन चारों एटम्स के साथ हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं पूछूं बच्चों कि इस ऑर्बिटल के लिए और इस ऑर्बिटल के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है, तो सब बच्चों का जवाब होगा, सर जो इलेक्ट्रॉन मनमौजी है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सबके ऑर्बिटल में घूम रहा है, वो ज्यादा फ्री है। क्योंकि बच्चों इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि अगर इस सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें या सब एटम के इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो ये सब न्यूक्लियस से क्या है, बाउंड है। ये सिर्फ इसी के इन्फ्लुएंस में है, ये सिर्फ अपने ही न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये वाला मनमौजी है। क्यों मनमौजी है? क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस के अराउंड नहीं, एक कॉमन ऑर्बिटल में सारे एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करने लगा, सबका चक्कर काटने लगा। तो जो सबका चक्कर काटता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्री होता है। दैट्स वाई दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहोगे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहोगे। बात समझ में आई? मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स इस ओवरलैपिंग जोन में होंगे, या ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर वाले जोन में होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों आप क्या कहोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहोगे। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे एटम में, हर एक एटम के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। मीन्स आप ये कह लीजिए कि पूरे सॉलिड मटेरियल में वो घूम रहे हैं। और जो पूरे ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पूरे सॉलिड मटेरियल में मनमौजी होकर घूमेगा, दैट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसको आप क्या कहोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहोगे। बात समझ में आई? भाई कोई लड़का बिल्कुल आवारा हो गया, कहीं भी जा रहा है, पूरे धरती पे चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब वो क्या है, सबसे ज्यादा फ्री है। और जो बेचारा अपने घर में ही है, किसी का चक्कर नहीं काट रहा है, उसको सिर्फ अपने घर से मतलब है, इसका मतलब वो ज्यादा बाउंड है। बात समझ में आई बच्चों? तो इस जोन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सब बच्चे जानते हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसलिए इस जोन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यही कंडक्शन कंट्रीब्यूट करेंगे। मींस इन्हीं की वजह से कंडक्शन किसी भी मटेरियल में होगा। दैट्स वाई ये जो पूरा रेंज है एनर्जी का, मीन्स ये जो पूरा जोन है, आप देख रहे हो ये जो पूरा जोन है वो सिंगल लेवल नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट x है, इस पॉइंट के ऊपर वाले जोन की बात करूं तो ये सिंगल लेवल नहीं है, ये पूरा एक एनर्जी का रेंज है। तो बच्चों ये जो एनर्जी का रेंज है दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। मैंने बोला ना, बैंड मीन्स रेंज। और चूंकि ये वाला जो पूरा जोन है वो कंडक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट्स वाई दिस रेंज और दिस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। बात समझ में आई बच्चों? तो इस बैंड को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे। कंडक्शन बैंड मीन्स ओवरलैपिंग जोन। ऐसे एनर्जी लेवल जो ओवरलैपिंग जोन में है उनको हम इकट्ठा कर लिए तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, कंडक्शन बैंड कहलाएंगे। बात समझ में आई? तो ये जो मैंने बातें कही वो सब इसमें लिखा हुआ है। ऑल द ऑर्बिटल्स विच आर अबव द ओवरलैपिंग जोन विल
गेट ओवरलैप एंड दीज फॉर्म अ कॉमन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात सही है, सब एक कॉमन ऑर्बिटल हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स बिलो द ओवरलैपिंग जोन है वो सिर्फ अपने ही न्यूक्लियस, इंडिविजुअल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स उस एक्स पॉइंट के ऊपर है वो एक कॉमन ऑर्बिटल में, मीन्स एक सारे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। और जो ओवरलैपिंग जोन का ऑर्बिटल होगा बच्चों, या फिर जो ओवरलैपिंग जोन के ऊपर, सॉरी एक्स पॉइंट के ऊपर में जो ओवरलैपिंग जोन है उसका जो पूरा एनर्जी लेवल का रेंज होगा दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों दैट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही किसी मटेरियल के अंदर कंडक्शन होता है। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों कंडक्शन बैंड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ देखिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैपिंग रीजन में हैं वो पूरे उस सॉलिड में, उस पूरे सॉलिड के लैटिस में कहीं भी मूव करने के लिए फ्री हैं, इसीलिए उनको क्या कह रहे हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो आप अभी इस लेक्चर में बस इतना ही करिए। इसके बाद का जो पार्ट होगा वो असली वाला पार्ट होगा एनर्जी बैंड डायग्राम का, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बेसिक बताया। अब जो आपको रियल में जो पढ़ना है, जो आपको एग्जाम में लिखना है अपनी कॉपी में, वो वाला पार्ट इस लेक्चर के बाद आएगा। तो चलिए इस लेक्चर में बने रहिएगा, अगला लेक्चर जरूर पढ़िएगा, तभी आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।